हेलो फ्रेंड्स, निर्माण कोचिंग क्लासेस से मैं आकाश पाठक आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा, जो कि प्रीलिम्स में चाहे मेंस हो या इंटरव्यू हो, उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। विशेषतः विधि के विद्यार्थियों के लिए इस टॉपिक को जानना अति महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ सामान्य लोगों को भी इस बात की जानकारी होना चाहिए कि क्या चीज़ इस टॉपिक के बारे में बताया गया। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा है कस्टोडियल वायलेंस इन इंडिया। कस्टोडियल वायलेंस इन इंडिया यानी कि अभिरक्षा में हिंसा। अभिरक्षा में हिंसा लिख लें। भारत में अभिरक्षा में हिंसा एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह भारत में अभिरक्षा में हिंसा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हिंसा, अभिरक्षा में हिंसा कहते किसे हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अभिरक्षा में हिंसा यानी कि हिरासत में हिंसा, जिसे ये भी कह सकते हैं। अभिरक्षा का तात्पर्य यानी हिरासत में हिंसा। हिरासत में हिंसा किसे कहते हैं? हिरासत में हिंसा का तात्पर्य है कि हिरासत में यातना से तात्पर्य है कि एक ऐसे व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक यातना या पीड़ा देना। एक ऐसे व्यक्ति को जिसे शारीरिक या मानसिक रूप से जो है उसे प्रताड़ना देना, यातना देना, जो पुलिस या अन्य अधिकारियों की हिरासत में है। इस पे लिखेंगे हिरासत में हिंसा का एक ऐसे व्यक्ति से है, एक ऐसे व्यक्ति से जिसे शारीरिक या मानसिक यातना या पीड़ा देना है, जो पुलिस या अन्य अधिकारियों की हिरासत में है। जो पुलिस या अन्य अधिकारियों की हिरासत में है या गिरफ्त में है। हिरासत में हिंसा का तात्पर्य यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिससे शारीरिक या मानसिक यातना या पीड़ा देना है, जो पुलिस या अन्य अधिकारियों की हिरासत में है या गिरफ्त में है, तो उसे क्या कहेंगे? अभिरक्षा में हिंसा। इस पे ये चीज़ कहेंगे। साथ ही साथ ये चीज़ जानेंगे कि ये मानवाधिकारों और गरिमा का गंभीर उल्लंघन है। ये क्या है? मानवाधिकारों और गरिमा का गंभीर उल्लंघन है। मानवाधिकार और गरिमा का गंभीर उल्लंघन है क्या? हिरासत में हिंसा, ये चीज़ है। अब आगे जानेंगे कि हिरासत में मौत के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि हिरासत में हिंसा कितने प्रकार की होती है, ये भी जानना बहुत अति अनिवार्य है। हिरासत में मौत के प्रकार। अब ये जानते हैं हिरासत में मौत के प्रकार। सबसे पहले जानते हैं कि हिरासत में मौत के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। हिरासत में जो है मृत्यु कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2 कौन कौन सी? नंबर 1, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु। और नंबर 2, न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु।
नंबर 2 न्यायिक, नंबर 2 न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु। चल, हिरासत में मौत के प्रकार दो प्रकार के हैं, एक पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु या मौत, एक न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु या मौत। तो किसे कहते हैं पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु कैसे होती है? तो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होती है, पुलिस हिरासत में यदि व्यक्ति है, पुलिस हिरासत में मृत्यु अत्यधिक बल यातना, अत्यधिक बल या यातना या चिकित्सा देखभाल से इंकार, चिकित्सा देखभाल से इंकार, या अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार, या जो है अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार हो, ये पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु है। कौन कौन सी? पुलिस हिरासत में मृत्यु जो है अत्यधिक बल, यातना, चिकित्सा देखभाल से इंकार या अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार से, इसकी मृत्यु इससे होती है। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु इस कारण से होती है। अब जानते हैं न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु कैसे होती है। तो न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु होती है अत्यधिक भीड़ भाड़, अत्यधिक भीड़ भाड़, कैदी हिंसा, जब कैदी भी आपस में लड़ते हैं तो उससे कैदी हिंसा बोलते हैं, यानी कि आपस में भी लड़ते हैं जो है, तो इसमें लिखे कैदी हिंसा, कैदी हिंसा। और चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव, चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव, या आत्महत्या न्यायिक हिरासत में मौत के कारण, या आत्महत्या न्यायिक हिरासत में मृत्यु का कारण होते हैं। ठीक, चलिए। तो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु अत्यधिक बल, पुलिस हिरासत में मृत्यु जो है अत्यधिक बल, यातना, चिकित्सा देखभाल से इंकार या अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार से पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु। और न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु अत्यधिक भीड़ भाड़, कैदी हिंसा, चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव या आत्महत्या, मतलब न्यायिक हिरासत में मृत्यु का कारण होते हैं। तो ये इस प्रकार से था। दो प्रकार के हैं हिरासत में मौत के प्रकार, नंबर 1 पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, नंबर 2 न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु। ये दोनों कारणों से जो है हिरासत में मौत दो प्रकार से होती है और इसके ये कारण हैं। अब आगे जानते हैं कुछ भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं जो इसमें कुछ प्रावधान हैं हिरासत में अभिरक्षा में हिंसा से उस प्रावधान है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। चलिए, सबसे पहले है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या चीज है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि भारत राज्य क्षेत्रों में किसी ऐसे व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यानी इसमें लिखेंगे, इसका तात्पर्य है कि भारत राज्य क्षेत्र में राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा
विधियों के समान संरक्षण से, विधियों के समान, विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 इसमें प्रावधान है कि विधि के समक्ष समता भारत राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी, भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। समानता की बात कर रहा कि इसमें कोई राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा कि विधियों के समान संरक्षण से राज्य वंचित नहीं करेगी। अब आगे आर्टिकल है, आगे आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। इसमें क्या चीज कहा गया? अनुच्छेद 20 में यह बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को तब तक किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करते समय जो कि अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। इस प्रकार यह कानून अपराध से संबंधित कानूनी रूप से उल्लिखित सजा से अधिक की सजा पर रोक लगाना है। यानी कि किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को तब तक किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य, जब तक कि उसने ऐसा कार्य, जब तक कि उसने ऐसा कार्य करते समय जो कि अपराध के रूप में, जो कि अपराध, ऐसा कार्य करते समय जो कि अपराध के रूप में आरोपित है, अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण, किसी प्रवृत्त विधि का, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, नहीं किया है। यानी कि अनुच्छेद 20 ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को तब तक किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करते समय जो कि अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा कि जब तक यह ठहराया जाएगा कि जब तक कि उसने ऐसा कार्य करते समय जो कि अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। इस प्रकार यह कानून अपराध से संबंधित कानूनी रूप से उल्लिखित सजा से अधिक की सजा पर रोक लगाता है। यह आर्टिकल 20 में कहा गया। अब आगे क्या आर्टिकल कौन सा है? आगे आर्टिकल है 21। 21 में क्या चीज़ है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 21। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और स्वतंत्रता का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। जीवन और, यहां लिखेंगे व्यक्तिगत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है। आर्टिकल 21 गारंटी देता है, या इसे कह सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें क्या चीज़ है? इसका तात्पर्य यह है कि जिसमें यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, इसका तात्पर्य यह है कि जिसमें यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा से मुक्त होने का
अधिकार शामिल है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ये इसी से रिलेटेड है, अभिरक्षा में हिंसा से। इसका तात्पर्य यह है कि पहली चीज़ तो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, और इसमें ये भी कह सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ये भी जानते हैं। और इसमें इसका तात्पर्य इससे रिलेटेड ये है कि इसमें यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय, जिसमें यातना या अन्य क्रूर अमानवीय व्यवहार या सज़ा से या अपमानजनक व्यवहार या सज़ा से मुक्त होने का अधिकार शामिल है। आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में ये भी कह सकते हैं कि जो है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से उसको जो है वंचित नहीं किया जा सकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी अधिकारों में जो है श्रेष्ठ है। ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है, सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है। तो इसमें यह चीज़ कहा गया है कि दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को, अन्यथा नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है, और आर्टिकल 21 इसी अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 21 में कहा गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा आर्टिकल है। एक आर्टिकल ये भी है B20 का थर्ड क्लास है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इससे रिलेटेड। आर्टिकल 20 का थर्ड क्लास आप देखिए, इस पे लिखा हुआ है कि किसी को भी अपने विरुद्ध गवाही देने हेतु विवश नहीं किया जा सकता। क्या लिखा है? किसी को भी अपने विरुद्ध गवाही देने हेतु विवश नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही उपयोगी नियम है, क्योंकि ये अभियुक्तों के कबूलनामे जब उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर या प्रताड़ित किया जाता है पर रोक लगाता है। तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई भी अपराध लगाया गया है स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 का थर्ड क्लास, इस पर यही चीज़ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने हो तो विवश नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि ये एक बहुत ही उपयोगी नियम है, क्योंकि ये अभियुक्तों के कबूलनामे जब उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर या प्रताड़ित किया जाता है, जब उन्हें ऐसा करने या बहुत ही प्रताड़ना दी जाती है ऐसा करने के लिए, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, इस पर रोक लगाता है। इसका तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई अपराध लगाया गया है स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 का थर्ड क्लास ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल कौन सा है। अब आर्टिकल है 32। आर्टिकल है 32। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन कस्टोडियल वायलेंस इन इंडिया, अति महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे जो है संविधान की आत्मा भी कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। अधिकतर प्रश्न आते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इंटरव्यू में पूछा जाता है संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में कहा था। तो इसमें लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य यह है कि अधिकारों का अस्तित्व ही उपचारों पर आधारित है। अधिकारों का अस्तित्व ही उपचारों पर आधारित है।
उपचारों पर आधारित हैं। आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका तात्पर्य यह है कि अधिकारों का अस्तित्व ही उपचारों पर आधारित है, इसी से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32, और इसे संविधान में संविधान की आत्मा भी कहा गया है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है ये। अब आगे जानते हैं कि सीआरपीसी में कुछ प्रावधान है, कुछ सेक्शंस है जो कस्टोडियल वायलेंस इन इंडिया पे बताता है कि कस्टोडियल वायलेंस इन इंडिया पे कौन कौन से जो है उस पर क्या प्रावधान है, कैसे। तो आइए कुछ सेक्शंस के बारे में जानते हैं, सीआरपीसी में कौन से सेक्शन यहाँ पर हैं। आइए, इसमें सीआरपीसी में है सेक्शंस 46। क्या है सेक्शंस 46? गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो। परंतु यह कि जहां किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाता है, जब तक परिस्थितियां प्रतिकूल संकेत नहीं दे रही तब प्रतिकूल संकेत नहीं दे रही तब गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्पण की उपधारणा की जाएगी। जब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो, पुलिस अधिकारी स्त्री की गिरफ्तारी करने के लिए उसके शरीर को स्पर्श नहीं करेगा। अब गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? गिरफ्तारी कैसे की जाएगी इसका यह है कि गिरफ्तारी यदि अभियुक्त स्वयं से आपको जो है सरेंडर कर रहा है, मतलब आपके साथ चलने को तैयार है बिना किसी कोई वो नहीं है कि ज़बरदस्ती जाना है, तो आप उसको छुएंगे नहीं कि आप उसको खींच करके लेके जाएं, आप उसके कॉलर को खींच कर लेके जाएं, उसको ज़बरदस्ती बैठाएं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। इसमें यदि अभियुक्त स्वयं से चल रहा है तो वो स्वयं गिरफ्तार आपके साथ चलेगा। हाँ, यदि उसने वचन दिया है कि मैं स्वयं चल रहा हूँ, या बता रहा है कि हम स्वयं चलने के लिए हैं, स्वयं चल रहे हैं आपके साथ, तो आप उसको ज़बरदस्ती उसे खींच करके उसके साथ ज़बरदस्ती अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे उसके साथ गिरफ्तारी के दौरान। यदि वो वचन नहीं देता है कि वो गिरफ्तार होने के लिए नहीं आपके सुपुर्द हो रहा है, वो नहीं आपके समक्ष सरेंडर कर रहा है, तो आप उसे भले ही अपने शक्तियों द्वारा जो आपको प्रदान है तो आप उसके प्रावधान से जो है आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। इस पर यही चीज़ लिखा है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि स्त्री कोई अभियुक्त हो तो स्त्री की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाएगी, पुरुष अधिकारी द्वारा नहीं, ना ही उस स्त्री को उसके शरीर को छुएगा वो। यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो न्यायालय से परमिशन ले करके उसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन फिर भी उसके शरीर को स्पर्श नहीं करेगा। ये चीज़ लिखा है 46 में कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी ये। और इस टॉपिक में इस सेक्शंस का बड़ा महत्व है, इसको जानना अति अनिवार्य है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो ये समझ में आया होगा। आगे सेक्शंस चलते हैं। सेक्शंस 50 क्या लिखा है सेक्शन 50 में? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार की इत्तला। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला। इस पे क्या है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकारों की इत्तला। इस पे लिखा है कि किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को अपराध की जिसके लिए वो गिरफ्तारी किया गया है पूर्ण विशिष्टियां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा।
यानी कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसको ये पुलिस का दायित्व है कि उसके किस अपराध के लिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, किस मामले के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, काहे के लिए उसकी गिरफ्तारी हो रही है। ये पुलिस अधिकारी का दायित्व है कि उसको उसकी इतला दी जाए, उसको बताया जाए, सूचना दी जाए कि हाँ आपको इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है, बिना वारंट के। और वारंट रहेगा तो एक प्रति देगा ही, एक प्रति देगा ही जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है अभियुक्त को, कि हाँ उस पर सारी चीज़ें लिखी रहती है कि किस मामले में किस सेक्शन में गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन बिना वारंट के यदि गिरफ्तारी हो रही है तो उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस अधिकारियों का ये कर्तव्य होगा, ये कर्तव्य है कि उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, उसको इसकी इतला दी जाएगी। इतला का तात्पर्य सूचना दी जाएगी। आगे सेक्शंस में देखते हैं। आगे सेक्शंस है 50 का, सेक्शंस 50 का। इस पे क्या चीज़ लिखा है? इस पे लिखा है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। क्या लिखा है? गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। जानकारी देने की बाध्यता। इस पे क्या लिखा हुआ? सेक्शन 50 का में लिखा है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। इसका तात्पर्य इस पे लिखा हुआ है कि इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है जानकारी उसके मित्रों नातेदारों को तुरंत देगा। आर्टिकल 50 का में इसका ये तात्पर्य है कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति गिरफ्तार आदि के बारे में नामित करने वाले व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता कि किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस अधिकारियों का ये कर्तव्य है, ये उनका दायित्व है कि इसकी सूचना उनके घर वालों को, उनके नातेदारों को या उसके मित्रों को देंगे कि गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी कहाँ हुई है और गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया है। इसकी सूचना पुलिस अधिकारी को देनी होगी, उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है। आर्टिकल 50 काम है ये चीज़ जानना, इस पे यही चीज़ लिखा हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेक्शंस के बारे में। आगे सेक्शंस है सेक्शन 51। सेक्शन 51 इसमें क्या चीज़ लिखा हुआ? सेक्शन 51 में लिखा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। पुलिस अधिकारियों का ये भी कर्तव्य है, उनका ये दायित्व है कि जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए, जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसकी तलाशी लेंगे। तलाशी काहे लेंगे? ताकि उसके पॉकेट से, उसके जेब से कोई भी इस तरीके से उसकी शारीरिक क्षति करने वाली कोई वस्तु ना हो जिससे उसकी स्वयं शारीरिक क्षति हो या दूसरे को क्षति पहुंचाने का प्रयास करे। तो इस कारण उसकी जो है तलाशी लेंगे कि तलाशी में उसके माचिस, जैसे मान लीजिए कि किसी की तलाशी आदमी लेता है कि आदमी माचिस है कि ज्वलनशील पदार्थ लिया हुआ है या कोई और मादक पदार्थ लिया हुआ जिससे उसके जो है जीवन को खतरा हो। तो इसलिए पुलिस अधिकारियों को ये दायित्व है कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की तलाशी लेना। आर्टिकल 51 में ये चीज़ इस पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 इसमें क्या चीज़ लिखा? इसमें यह लिखा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा।
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। सेक्शन 54 में लिखा गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात उसका परीक्षण किसी ऐसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो केंद्रीय या राज्य सरकार की सेवा में हो, या चिकित्सा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत हो, परीक्षण किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो केंद्रीय या राज्य सरकार सेवा में हो, या चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाता है। इस पे ये चीज़ लिखा, इस पे ये लिखा हुआ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा, मतलब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का तुरंत चिकित्सीय परीक्षण, तुरंत चिकित्सीय परीक्षण होना चाहिए, होगा। और कौन करेगा? केंद्र या राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार की सेवा में जो है केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में हो इसका मतलब, इसका तात्पर्य है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा का तात्पर्य है कि पहले जो गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति, उसकी तुरंत चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराया जाएगा। कौन चिकित्सा अधिकारी परीक्षण उसका करेगा? जो केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में हो चिकित्सा अधिकारी। यदि केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में चिकित्सा अधिकारी नहीं उपलब्ध है तो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का तात्पर्य है जो रजिस्टर्ड हो, इन्हें फर्जी कैसे बना लिए, अथवा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी बोलते हैं इसको, चिकित्सा व्यवसायी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा कैसे होगी? गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा। कौन करेगा चिकित्सा परीक्षण? केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में हो। यदि केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं है तो उसके स्थान जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है उसका चिकित्सा परीक्षण करेगा, और महिला चिकित्सा अधिकारी करेंगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सेक्शन 54 में ये चीज़ था। आगे सेक्शंस क्या है? आगे सेक्शंस है 55 का, आज जानेंगे। चलिए सेक्शंस 55 का इसमें क्या चीज लिखा? इसमें लिखा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा। इसका तात्पर्य है कि किसी अभियुक्त की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वो अभियुक्त के स्वास्थ्य व सुरक्षा की युक्त देखभाल करेगा। आपकी जिम्मेदारी होगी जो गिरफ्तार करके लेके आए हैं कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की उनकी युक्त जिम्मेदारी होगी उनकी देखरेख की। इस पे लिखा हुआ है 55 का में, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं
कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, जो गिरफ्तार करके अभियुक्त को लेकर के आए हैं उनका ये कर्तव्य होगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल करने की जिम्मेदारी होगी उनकी। आगे देखते हैं सेक्शन है 57। आगे है सेक्शन 57। सेक्शन 57 में क्या लिखा? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध ना किया जाना। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक 24 घंटे से अधिक निरुद्ध ना किया जाना। निरुद्ध ना किया जाना, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि की अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा। उससे अधिक के अवधि की अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा, जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है, तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट की धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक की नहीं होगी। यानी कि कोई भी किसी को भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे के अधिक निरुद्ध न किए जाने का तात्पर्य है कि किसी अभियुक्त को पुलिस अधिकारी यदि वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए तो उसको तत्काल उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे, लेकिन उसकी जो यात्रा की अवधि रहेगी उसको छोड़ करके 24 घंटे के अंदर उसे पेश करेंगे। 24 घंटे से ज़्यादा उसे निरुद्ध नहीं किया जा सकता। ये चीज़ जाने रहेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है एक सेक्शंस 162। सेक्शंस 162 में क्या लिखा है? पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित ना किया जाना। पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित ना किया जाना। ना किया जाना, ठीक। ना किया जाना कथनों में साक्ष्य में उपयोग। साक्ष्य में उपयोग देखिए, अधिकतर ये भी होता है सेक्शन 57 में। इसमें जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति 24 घंटे से अधिक निरुद्ध है तो उसको नहीं मालूम रहता है कि हमें कब पेश होना है, क्या करना है, क्या नहीं। तो पुलिस जो है 24 घंटे से अधिक भी उसको अपने पास रखती है, और जब पुलिस ले जाती है न्यायालय के समक्ष तो उसको बताती है कि हाँ भैया बस आज ही, हाँ सर आज ही जो है इनको गिरफ्तार किया गया, सुबह इतने बजे 10:25 पर इनको गिरफ्तार किया गया है और 24 घंटे के अंदर कल जो है 9 बजे उनको पेश कर दिया, 8 बजे पेश कर दिए कि हाँ साहब इनको 24 घंटे के अभी सुबह गिरफ्तार किया था। और जबकि उस अभियुक्त को 3 दिन से रखा गया है और अभियुक्त जान रहा है कि हम 3 दिन से यहाँ पर निरुद्ध हैं इनके समक्ष। तो ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आपको ये अधिकार होना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि जो है 24 घंटे के अंदर जो है आपको संबंधित न्यायालय के मजिस्ट्रेट में समक्ष पेश होना, ये चीज़ आपका अधिकार है। अब इसमें क्या लिखा है सेक्शन 162 में कि पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित ना किया जाना, कथनों में साक्ष्य में उपयोग। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य है कि हस्ताक्षर करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25-26 में ये उल्लिखित है। इस पे ये लिख देंगे कि हस्ताक्षर करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हस्ताक्षर करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा, साक्ष्य अधिनियम की धारा जो है 25-26 में ये उल्लिखित भी है। इसमें लिखा गया है कि पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित ना किया जाना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपसे सिग्नेचर करा लिए, आपकी इच्छा है हस्ताक्षर कर दिए, नहीं कर रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसमें जो है हस्ताक्षर करने या ना करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा जो है एविडेंस में 167 सेक्शंस 25 और 26 में ये उल्लिखित है। अब सेक्शन 163, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये जानेंगे क्या है सेक्शंस 163 163। इसमें क्या चीज़ लिखा? इसमें लिखा है कि कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाना।
कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाना। उत्प्रेरणा का तात्पर्य थर्ड डिग्री से है, ध्यान रखिएगा। किससे है? थर्ड डिग्री से। कोई भी उत्प्रेरणा ना दिया जाना, यानी कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकारी वाला अन्य व्यक्ति धमकी या वचन ना देगा, ना किसी से दिलवाएगा। समझ रहे हैं? इसका तात्पर्य है कि कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाने का तात्पर्य है कि थर्ड डिग्री आपके ऊपर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा, ना स्वयं करेगा और ना कोई ऐसा वचन या दूसरे से ना कहेगा और ना कहलवाएगा। ऐसा सेक्शन 163 में थर्ड डिग्री से संबंधित है ये 163 CRPC 163 सेक्शंस। कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाना, थर्ड डिग्री से संबंधित। तो थर्ड डिग्री देने का प्रावधान नहीं है कि कोई अभियुक्त हो बस थर्ड डिग्री देना शुरू कर दो उसे। समझ रहे हैं? ये आपके अधिकार हैं, इसको जानना आपका कर्तव्य है। और आगे चलते हैं। आगे कुछ एविडेंस एक्ट में कुछ सेक्शंस हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ कस्टोडियल वायलेंस इन इंडिया में। ये जानने के लिए आपको बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं एविडेंस एक्ट में कौन से सेक्शंस हैं। एविडेंस, सबसे पहले तो जानेंगे सेक्शन 25। सेक्शन 25 में क्या है कि अभिरक्षा में किए गए बयान, सेक्शन 25 में है किए गए बयान। देखिए इसमें क्या चीज़ कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि अभिरक्षा में किए गए बयान, अभिरक्षा में किए गए बयान इनरेलीवेंट होता है। सेक्शन 25 में है कि अभिरक्षा में किए गए बयान क्या होते हैं? इनरेलीवेंट। इनरेलीवेंट का मतलब है असंगत। इनरेलीवेंट, इनरेलीवेंट क्या है? असंगत। असंगत है। पुलिस के समक्ष जब चाहे तब बयान दे, कोई दबाव नहीं है, कोई भी दबाव नहीं होता है कि पुलिस के समक्ष चाहे जब बयान दे। ये अभिरक्षा में किए गए बयान क्या होते हैं? असंगत होते हैं। ये जानना है, सेक्शन 25 में लिखा। आगे देखिए सेक्शंस क्या लिखा है। आगे लिखा है सेक्शन 26। सेक्शन 26 इसमें क्या है? सेक्शन 26 में लिखा है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से अभियुक्त के प्राप्त जानकारी में से कितनी जानकारी साबित की जा सकेगी, कितनी साबित की जा सकेगी? कितनी साबित की जा सकेगी? तो इसमें लिखा है कि परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद द्वारा पता चले तथ्य में स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी। इसका तात्पर्य यह है कि अभियुक्त से जो भी जानकारी अभियुक्त दे रहा है, किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त जो भी जानकारी दे रहे हैं, तो जो भी जानकारी वो बता रहे हैं उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि ज़बरदस्ती ये और आगे क्या हुआ, आगे कि उस पर कोई प्रेशर डाला जाए कि जो है जानबूझ के कोई जानकारी वो हो, तो ऐसा नहीं। अभियुक्त द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है उसके परिणाम स्वरूप ऐसी जानकारी उतनी चाहे जो वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं आती हो, जितनी एतद द्वारा पता चले तथ्य में स्पष्टतया संबंधित है, वो साबित की जा सकेंगी। सेक्शन 26 में लिखा है। सेक्शन 27 में क्या चीज़ है? सेक्शन 27 में सेवन में क्या लिखा है? ये सेक्शन 27 है। सेक्शन 27 है ये। अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी जानकारी साबित की जाएगी। ठीक, सेक्शन 25, 27 ये। सेक्शन 26 भी एक है, उस पर ये लिखा है कि पुलिस का अभिरक्षा में होते हुए पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए
पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति। अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना। संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना। इसमें क्या चीज़ है, इसमें लिखा कोई संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो। यदि सेक्शन 164 में की गई है तो संगत है, ये जानने रहिएगा, ठीक है। 26 में लिखा पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना। इसका तात्पर्य है कि कोई संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वो गिरफ्तार हुआ, समझ रहे हैं, उस समय की हो जब वह पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। कब तक? जब तक ये मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति में ना की गई हो संस्वीकृति, ठीक है। तो इसमें सेक्शन 26 में लिखा है। और 27 में क्या लिखा है? अभियुक्त के प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी, ठीक। आगे क्या है? आगे है सेक्शन 28। सेक्शन 28 में क्या लिखा है? उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत। इसका क्या तात्पर्य है? उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव से दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है। क्या है ये? इसका तात्पर्य है कि यदि ऐसी कोई संस्वीकृति, जैसी धारा जो है 24 में निर्दिष्ट है, न्यायालय की राय में उसके मन पर प्रभाव के जो ऐसी किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कारित हुआ है, पूर्णतया दूर हो जाने के पश्चात की गई है, तो क्या है वो सुसंगत है, ठीक। यदि पुलिस के दबाव में दिया गया बयान, समझ रहे हैं, मतलब अगर न्यायालय के समक्ष अगर कोई बयान दिया गया है तो वो ठीक है, और यदि पुलिस के दबाव में कोई बयान दिया गया है तो वो सुसंगत नहीं है। इसका एक लाइन में यही चीज़ कहने का तात्पर्य सेक्शन 28 का। उत्प्रेरणा यानी जान ही रहे, 3rd डिग्री, ठीक है। यदि पुलिस के दबाव में दिया गया है बयान तो सुसंगत नहीं है, ठीक। और न्यायालय की राय में उसके मन पर प्रभाव के जो ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी, वचन से कारित हुआ है, पूर्णतया दूर हो जाने के पश्चात की गई है, तो वो सुसंगत है, ठीक है। सेक्शन 28। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ केसेस हैं, कुछ केसों के बारे में हम जानते हैं। कौन सा केस है? सबसे पहले ही जानते हैं, एक केस है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक केस है ये प्रेम शंकर का, एक केस है एक केस देखते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये कुछ, कस्टोडियल वायलेंस इन इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को जानते हैं। सबसे नंबर एक केस है जो है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला है। ये कौन सा केस है? सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, ये दिल्ली प्रशासन, ये जो है अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण है, यानी रहिएगा, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला क्या था? सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला यह था कि एक आजीवन कारावास का दंड भुगत रहे कैदी के साथ,
एक आजीवन कारावास का दंड भुगत रहे एक कैदी के साथ जेल रक्षक द्वारा क्रूर एवं अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध एक दूसरे कैदी ने पत्र द्वारा न्यायालय को इस अमानवीय घटना की सूचना भेजी। न्यायालय ने इस पत्र को बंदी प्रत्यक्ष रिट मानकर, बंदी प्रत्यक्ष रिट का तात्पर्य है कि न्यायालय के समक्ष तुरंत पेश करना, बंदी प्रत्यक्ष रिट मानकर जेल प्राधिकारियों के विरुद्ध निर्देश जारी किया कि उक्त कैदी के साथ अमानवीय व्यवहार ना किया जाए। तो ये कभी कभी केसेस पूछता भी है, ध्यान रखिएगा कि अमानवीय व्यवहार से रिलेटेड कौन सा केस है, तो सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, यानी कि अमानवीय व्यवहार से संदर्भ, अमानवीय व्यवहार से संबंधित वाद है, ये संबंधित वाद है। तो इसमें हुआ क्या था कि एक कैदी को जेल रक्षक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, क्रूरता की जा रही थी, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। तो दूसरे कैदी ने न्यायालय को इस अमानवीय घटना की सूचना भेजी। इस पत्र को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट मानकर जेल प्राधिकारियों के विरुद्ध यह निर्देश जारी किया गया कि उक्त कैदी के साथ अमानवीय व्यवहार ना किया जाए। ये सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का है। एक चीज़ और है, आर्टिकल 22 में एक जैसे गिरफ्तारी के हथकड़ी लगाने का जो वो प्रावधान है, 22 में भी है, इसमें देखिएगा। तो हथकड़ी लगाने का प्रावधान नहीं है कि ऐसे कोई भी आया गिरफ्तारी करने के लिए और आपको हथकड़ी लगा करके लेके चला गया। इम्पॉर्टेंट है भी जान लीजिए हथकड़ी लगाने के संदर्भ में। क्या है हथकड़ी लगाने के संदर्भ में? हथकड़ी लगाने के संदर्भ में ये है कि हथकड़ी, इसमें एक मामला है कि हथकड़ी लगाने के संदर्भ में एक केस है प्रेम शंकर बनाम जो है दिल्ली प्रशासन का। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही अधिकतर आता है। प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन। प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन किस केस से संबंधित है? हथकड़ी लगाने से संबंधित है। इसमें ये है कि हथकड़ी सभी व्यक्तियों को नहीं लगाई जा सकती कि ऐसे किसी को गिरफ्तारी किया, कोई वाद विवाद हुआ, बस हथकड़ी पुलिस आई, हथकड़ी लगा करके लेके चली गई। हथकड़ी तभी लगाई जा सकती है जब अपराधी जो है दुर्दांत हो, क्रूर हो, या उसके जो है आने में या उसको जो है पकड़ने में जो है व्यक्ति को जो असहजता महसूस हो रही है, पुलिस को असहजता महसूस हो रही है कि हाँ जब तक उसको हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा तब तक वो अपराधी जो है नहीं पकड़ा जा सकता है। तो अपराधी को हथकड़ी तभी लगाई जा सकती है जब अपराधी दुर्दांत हो, उग्र हो और ऐसा प्रतीत हो कि वो बिना हथकड़ी के नहीं जाएगा, तभी वो हथकड़ी लगाने का प्रावधान है। ये केस है प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन का, वेरी इंपॉर्टेंट केस, कस्टोडियल वायलेंस इन इंडिया। ये जानेंगे, अधिकतर केसेस आते रहते हैं, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, कि कौन सा केस किससे संबंधित है। तो ये चीज़ जानने का बहुत आवश्यक है, ये चीज़ जानने का बहुत ही अति अनिवार्य है। अब आगे चलते हैं। एक केस है DK वसु, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। DK वसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य काहे के लिए है ये DK वसु पश्चिम बंगाल राज्य? इसमें क्या चीज़ कहा गया? इसमें ये चीज़ कहा गया है, इसमें ये चीज़ कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, चाहे वो जांच के दौरान, प्रश्न पूछने के दौरान या अन्य स्थान पर हो, आर्टिकल 21 का अतिक्रमण करता है, अतः वर्जित है। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होना विधि शासन द्वारा शासित सभ्य समाज में सबसे खराब अपराध है। किसमें कहा गया? DK वसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में। इसमें यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी प्रकार का उत्पीड़न, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, क्रूर या अमानवीय व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार, चाहे जांच के दौरान, प्रश्न पूछने के दौरान
या अन्य स्थान पर, ये जो है आर्टिकल 21 का क्या करते हैं, आर्टिकल 21 का अतिक्रमण करता है। और पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होना विधि शासन द्वारा शासित सभ्य समाज के सबसे खराब अपराधों में आता है। ये डी.के. बसु बनाम डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में इस केस। आगे कौन सा केस है, आगे भी एक इम्पॉर्टेंट केस है नीलवती बोहरा का। जानते हैं नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य। नीलवती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य। इसमें क्या चीज़ कहा गया, इसमें यह कहा गया है कि पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति जेल में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। ये कहा गया है कि पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जेल में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। यदि पुलिस अभिरक्षा या जेल में उसके मूल अधिकारों का राज्य या उसके सेवकों द्वारा उल्लंघन होता है तो राज्य को ऐसे नागरिक को प्रतिकर देना होगा। प्रस्तुत मामले में मृतक एक जो है 22 वर्ष का व्यक्ति का था, जो जिसे पुलिस द्वारा बर्बरता करके उसकी हत्या की गई थी। इस मामले में यह था कि जो है नीलवती बेहरा मामले में जो है एक 22 वर्षीय युवक था जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके उससे इतनी प्रताड़ना दी गई, उसके साथ इतनी क्रूरता की गई कि प्रताड़ना के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और पुलिस उसके शव को रेलवे की पटरी पर रख देती है, जिससे ये चीज़ साबित करती है कि उसकी मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में ना होकर के वो आत्महत्या की गई है। लेकिन जब चिकित्सीय परीक्षण होता है तो उसमें आत्महत्या ना होकर के पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु दिखाई जाती है। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु बताई जाती है कि हाँ, इसकी मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हुई है, ना कि आत्महत्या में हुई है। ये केस कौन सा है, नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य में। तो इसी में यही चीज़ कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति तथा जेल में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। और यदि पुलिस अभिरक्षा या जेल में उसके मूल अधिकारों का राज्य या उसके सेवकों द्वारा उल्लंघन होता है तो राज्य को ऐसे नागरिक को प्रतिकर देना होगा। राज्य को क्या देना होगा, प्रतिकर देना होगा नीलवती बोहरा में। अब आगे चलते हैं कि कुछ जस्टिस जो है अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं कस्टोडियल वायलेंस पे और पुलिस के प्रति क्या चीज़ उनका कुछ अभिकथन भी है कि क्या चीज़ उन्होंने कहा है। तो आइए जानते हैं कि कौन से जस्टिस ने क्या चीज़ बोला है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के एक जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं ओ चिन्नप्पा रेड्डी। इन्होंने क्या चीज़ कहा, इन्होंने जो है पुलिस को क्रूर, बर्बर और अत्याचारी बताया। इन्होंने क्या कहा, पुलिस को कहा ये क्रूर, बर्बर और अत्याचारी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का कार्य, इन्होंने ये कहा जस्टिस ने कि पुलिस का कार्य लोगों में विश्वास पैदा करना है, पैदा करना है, ना कि भय पैदा करना है। पुलिस का कार्य लोगों में विश्वास पैदा करना है, ना कि भय। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे ओ चिन्नप्पा रेड्डी साहब। इन्होंने पुलिस को क्रूर, बर्बर और अत्याचारी बताया। इन्होंने कहा कि पुलिस का कार्य लोगों में विश्वास पैदा करना है, ना कि भय पैदा करना। और एक हाई कोर्ट के जस्टिस A.M. मुल्ला साहब का क्या चीज़ कथन है पुलिस के प्रति, आइए जानते हैं। ये हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये जस्टिस थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे न्यायमूर्ति। इनका नाम था A.M. मुल्ला। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो है पुलिस को अराजकता का समूह कहा। इन्होंने क्या कहा, A.M. मुल्ला साहब ने पुलिस को अराजकता का समूह बताया।
पुलिस को जो है अराजकता का समूह बताया। इन्होंने कहा कि पुलिस जनता के बीच उग्र व्यवहार करती है, पुलिस जनता के बीच उग्र व्यवहार करती है जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। और पुलिस का कार्य जो है लोगों को जो है उनके विश्वास को जो है वो करना है कि उनमें विश्वास पैदा करना है, लोगों की मदद करना है, ना कि उनको प्रताड़ित करना है और उनमें भय व्याप्त करना है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जस्टिस मुल्ला साहब ने बताया कि पुलिस अराजकता का समूह है, पुलिस जो है अराजकता का समूह इनको बताया। और इन्होंने कहा कि पुलिस जनता के बीच उग्र व्यवहार करती है जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। ये 2 जस्टिस थे जिनका इस पर जो है अभिकथन आया है, जो इस मामले में भारत अभिरक्षा में हिंसा पे इन्होंने अपना बयान दिया है। जो ये कहा है, कथन कहा है जस्टिस न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी ने पुलिस को जो है क्रूर, बर्बर और अत्याचारी कहा। इन्होंने कहा लोगों में पुलिस का कार्य जो है विश्वास पैदा करना है, ना कि भय पैदा करना। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस A.M. मुल्ला साहब ने कहा पुलिस को अराजकता का समूह बताया। इन्होंने कहा कि पुलिस कर्मी पुलिस जो है जनता के बीच उग्र व्यवहार करती है, पुलिस जनता के बीच उग्र व्यवहार करती है और जिससे जो है पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। अब आइए जानते हैं एक चीज़ और, पुलिस के प्रति जो है क्या न्यायपालिका का दृष्टिकोण है, ये जानते हैं। पुलिस के प्रति न्यायपालिका का दृष्टिकोण। पुलिस के प्रति न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण है? पुलिस के प्रति न्यायपालिका का दृष्टिकोण ये है कि पुलिस जनता की मदद के लिए है। पुलिस जो है वो जनता की मदद के लिए है, ना कि प्रताड़ित करने के लिए। ये जो है पुलिस की, इसका न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण है? इसमें इसका दृष्टिकोण ये है कि पुलिस जो है क्या है, पुलिस जनता की मदद के लिए है। न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण है? पुलिस जनता की मदद के लिए है, ना कि प्रताड़ित करने के लिए, ना कि प्रताड़ित करने के लिए। तो इसमें पुलिस के प्रति न्यायपालिका का ये दृष्टिकोण है कि पुलिस जनता की मदद के लिए है, ना कि प्रताड़ित करने के लिए। अब एक अभी हाल ही में जो है लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश हुई है, ये भी जान लेते हैं क्या है। लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट, लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट, एक रिपोर्ट पेश की गई कि एक रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिदिन 6 लोगों की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होती है। लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई जिस पे ये चीज़ बताया गया कि देश में प्रतिदिन 6 लोगों की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होती है और उससे भी जो है सबसे ज़्यादा यदि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होती है तो वो राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ये था आज का टॉपिक, कस्टोडियल वायलेंस इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ कस्टोडियल वायलेंस इन इंडिया, यानी कि भारत में अभिरक्षा में हिंसा पे एक संवैधानिक पहलू पे एक टॉपिक आपको बताया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, केसेस भी पूछे जाएंगे किससे संबंधित हैं। तो ये आपका जानना भी अति अनिवार्य था, सभी को जानने का हक अधिकार है और विधि के छात्रों में विशेषता ये चीज़ जानने का बहुत ही जानना आवश्यक है कि कौन से केसेस पे क्या चीज़ पूछा गया, कब और किस जस्टिस ने अपना अभिकथन किस चीज़ में कहा है, और पुलिस के प्रति न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण है, और जस्टिस ने क्या चीज़ कहा, कौन से केसेस क्या चीज़ कहते हैं, और किस सेक्शंस में क्या क्या प्रावधान है, CRPC में क्या प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है, एविडेंस में क्या चीज़ है। तो ये चीज़ जानना अति आवश्यक था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ये भी मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसा था, और आगे भी इसी तरीके से आपको वीडियोस में देता रहूँगा अच्छे अच्छे टॉपिक पे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं के साथ
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।